नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में आज हुआ मतदान। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और आम आदमी से लेकर प्रदेश के हस्तियों तक ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह छुटपुट हिंसाओं की भी घटनाएं सामने आई हैं, तो वहीं कुछ जगह भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। तेलंगाना में आज हुए मतदान के बीच बीआरएस एमएलए के कविता के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके तहत मतदान केंद्रों के अंदर या उनके आसपास प्रचार करने पर प्रतिबंध है। आरोप है कि आज हैदराबाद में अपना वोट डालने के बाद कविता ने इसी नियम का उल्लंघन करते हुए मीडिया को संबोधित किया। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी की पकड़ अब भारत तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसको लेकर बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। ये वायरल वही है या फिर नहीं, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। पति और 2 बच्चों को छोड़कर भारत से पाकिस्तान गई अंजू की 5 महीने बाद अब वतन वापसी हुई है। पाकिस्तान गई अंजू ने वहां अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली और फिलहाल अंजू का नाम फातिमा रखा गया है। अब वहां से लौटने के बाद अंजू पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा कि वो खुश हैं। अंजू ने बताया कि वहां के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। वहां लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है और सम्मान भी मिला है। यूपी के बाराबंकी से रेलवे का एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां 2 ट्रेनों को खड़ी कर लोको पायलट सोने चले गए, जिसके चलते एक ट्रेन करीब 4 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहे, जबकि दूसरी ट्रेन के यात्री भी 2 घंटे से ज्यादा हलकान होते रहे। जबकि यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया, तब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद वो वजह सामने आई, वो और भी हैरान करने वाली है। पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट की ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने ट्रेन को आगे ले जाने से इनकार कर दिया और सोने चला गया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की और अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस बैठक में 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर होने वाले आयोजनों को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान मायावती ने साफ किया कि बसपा लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने के अपने फैसले पर अटल है। देश में पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार जोर पकड़े हुए है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और भाजपा पर दबाव बना रहा है। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। केशव मौर्य ने कहा कि हम और हमारे वरिष्ठ नेता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार जनगणना कराएगी। जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सीतापुर और हरदोई की जेल में सजा काट रहे हैं। दोनों ही नगर पालिका की सफाई मशीन और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी नामजद हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। गहलोत ने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने धर्म की आड़ में डरावनी और तनाव भरी बातें की हैं। अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तो अलग बात है, अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर एकीकरण और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। गहलोत ने कहा एग्जिट पोल और सर्वे पर ना जाए, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाली एक छात्रा है जिसका नाम निशा बताया जा रहा है। निशा यूपी की रहने वाली बताई जा रही है। बता दें कि इससे 2 दिन पहले ही एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस साल अब तक 28 छात्रों ने कोटा में सुसाइड किया है। दिल्ली में एक बार फिर भाजपा और आप आमने सामने आ गए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि उसे सियासी मात देने का मांझा किसी में है तो वो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। राघव ने कहा कि बीजेपी वाले इसी वजह से केजरीवाल से डरते हैं, उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बीजेपी नेता इस बात को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको समाप्त किया जाए। इस साजिश को हकीकत में तब्दील करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहते हैं।
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र का ये फैसला लोकसभा चुनाव 2024 से भी आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति केजरीवाल सरकार को असहज करने के लिए करना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुल्तान बातरी में स्थित इकरा डायग्नोस्टिक ऑक्सीजन प्लांट के एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा त्रासदी का सबसे ज्यादा कोई शिकार होता है तो वो गरीब लोग। राहुल ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि अगर उनके पास पैसा है तो आप हमेशा अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपको कोई बीमारी है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बहुत कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। हरियाणा के पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद मोनू मानेसर की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम कोर्ट में पेशी हुई। एडीजे जसवीर सिंह की कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि फिलहाल मोनू मानेसर भोंडसी जेल में ही बंद रहेंगे। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। बता दें कि मोनू मानेसर को करीब 2 महीने पहले नू हिंसा मामले में भड़काऊ बयानबाजी के बाद गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए गोपीनाथ रविंद्रन को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने कुलपति को दोबारा नियुक्त करने के कुलाधिपति और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश में गलती भी पाई। इस पर खान ने पत्रकारों से बात कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी उनसे गैर कानूनी काम करवाया गया वो शिक्षा मंत्री ने नहीं बल्कि सीएम ने करवाया था। उन्होंने बताया कि मैंने कहा था कि ये कानून के खिलाफ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज को जाति, पंथ, मजहब और वंशवाद के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी होते हैं। वो विकास के एजेंडे को पीछे करना चाहते हैं, इससे बचने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को लखनऊ में संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सूबे की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री ने प्रदेश में चल रहे अवैध खनन और शराब माफियाओं को लेकर खुद की पार्टी की सरकार को ही घेरा। शहडोल में पचवारी प्रसन्न सिंह की हत्या को लेकर कहा कि मुझे प्रदेश में अवैध खनन काफी चुप रहा है। भारती ने कहा कि कमाल तो ये है साहब, हमारी सरकार की मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन हो रहा है, वो उसको रोक नहीं पा रहे। क्या सत्ता शराब खनन और बिजली माफियाओं के आगे इतनी असहाय है? 7 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने नाराजगी जाहिर की है। ये सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केवल 10 कार्य दिवस रखे हैं। हम इससे पूरी तरह असंतुष्ट हैं। हम बेमौसम बारिश, प्रशासन में भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने सदन को केवल 10 दिन की अनुमति देने का फैसला किया है। अमेरिका द्वारा कथित तौर पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका में दर्ज हुए मामले में भारतीय अधिकारी की कथित संलिप्तता का मामला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारी नीति के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करी, हथियारों की तस्करी और कट्टरपंथ का गठजोड़ बेहद गंभीर मसला है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना कराए जाने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि सपा जाति जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो जाति जनगणना को लेकर अपना मत स्पष्ट करें। वहीं कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मूना ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद जाति जनगणना कराने के पक्ष में है। वे चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।